नमस्कार, वेलकम टू द समर्थ ऐप प्रेप। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है उससे रिलेटेड जो अपना एनसीईआरटी टॉपिक है उसको फुल डिटेल के अंदर स्टडी करने का ये जो है ये लेक्चर है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो कंटेंट है वो रहेगा अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज और एविडेंसेस क्या क्या हैं, एडेप्टिव रेडिएशंस क्या हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है। उसके अलावा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, और उसके बाद में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है इस लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर ये बताया गया था कि कुछ थ्योरीज ऐसी दी गई हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बिग बैंग जो प्रोसेस था, यानी कि ये कुछ एक लार्ज विस्फोट हुआ था, बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था यूनिवर्स के अंदर। उसी से क्या है कि सारा का सारा यूनिवर्स है वो ओरिजिनेटेड हुआ था। उसी ब्लास्ट के अंदर एक छोटा सा पार्ट ओरिजिनेट हुआ था जिसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं, जो कि सोलर फैमिली का हिस्सा है। उसके बाद में 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अर्थ जो है आज जिस फॉर्म में है, इस फॉर्म के अंदर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के अंदर नहीं थी। उसके बाद में धीरे धीरे सबसे पहले प्रोकैरियोट डेवलप हुए 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 बिलियन ईयर्स अगो यूकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, और उसके बाद फिर मिलियन ईयर्स अगो के आसपास जो है 1.8 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास जो है ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो है एक पूरी सीरीज है, और इस सीरीज के अंदर एक एक करके आप देख रहे हैं कि कैसे सिंपलर मॉलिक्यूल से, सिंपलर ऑर्गेनिज्म से, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे करके बनते चले गए। इवोल्यूशन के बारे में इतना आपको ध्यान में रखना है कि इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कंटिन्यूस एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑटोमेटिक होता रहता है एवरी टाइम। लेकिन इवोल्यूशन को हम इसलिए नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, इसीलिए इस प्रोसेस को आप विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप एक लार्ज स्केल के ऊपर ये बिल्कुल आपको दिखाई दे जाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने इस स्टार्ट के अंदर देखा था। तो अर्थ जो है उसका फॉर्मेशन आपका कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास हुआ था। और उस टाइम में अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर कोई भी नहीं था। वाटर वेपर्स यानी कि जो कार्बन है, उसके अलावा हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये कुछ कंपोनेंट्स ऐसे थे जो कि उस टाइम में एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट थे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये कंपोनेंट्स थे। इन्हीं से मिलके फिर वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये रिलीज होते चले गए। और उसके बाद में अर्थ की जो काफ़ी सरफेस है उसको उन्होंने कवर कर लिया और एक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कर दिया। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सन से आती है, और इन्होंने क्या किया बाद में, जो H2O है, इस H2O को ब्रेक डाउन करके और इससे जो है ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीजन और लाइटर हाइड्रोजन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। इस ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से अल्टीमेटली जो है ऑक्सीजन फर्दर कंबाइंड होगी अमोनिया से और फिर मीथेन से टू फॉर्म वाटर, और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। फिर CO2 और अदर गैसेस का फॉर्मेशन हो गया, और ओजोन लेयर्स जो होती है O3, उसका फॉर्मेशन भी अर्थ के ऊपर हो गया। अब ओजोन लेयर जो है उसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज को और अल्टीमेटली अर्थ की सरफेस तक आने के लिए रोक देती है। इसी वजह से जो रेट ऑफ म्यूटेशंस हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अर्थ के ऊपर, उसके अंदर ओजोन लेयर का काफ़ी बड़ा रोल है। और ये ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन के कंबाइंड होने से, है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होने से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका उसके बाद में फिर जो वाटर वेपर्स थी वो रेन की फॉर्मेशन में आपके ग्राउंड पे आने लग गई, और अल्टीमेटली जो डिप्रेशंस थे, जो कि आपके क्रेटर्स बने हुए हैं, उन क्रेटर्स के अंदर पानी इकट्ठा होता चला गया, और वो क्रेटर ही बाद में जाके ओशियन है, रिवर्स है, इनका फॉर्मेशन कर लेते हैं फ्रॉम द ओशियन। अब देखिए लाइफ अपीयर 500 मिलियन ईयर्स अगो। 500 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास जो है लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ के ऊपर, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, तो ये जो है आपका वो क्या है कि एक आउटलाइन है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है अर्थ के ऊपर किस तरीके से जो है होता है पूरा। और इसके अंदर हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और वो आपस में कंबाइंड होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर कौन कौन सी थ्योरी ऐसी हैं जो कि लाइफ क्रिएशन से रिलेटेड है। सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस क्रिएशन के अंदर ये बताया गया था
कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि जो आज हम जिस फॉर्म में अर्थ को देखते हैं, ये जो फॉर्म है ये उसी फॉर्म के अंदर अर्थ, जो अर्थ के ऊपर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, जिस फॉर्म में हम आज अर्थ को देखते हैं, है ना। और गॉड क्रिएशन थ्योरी है, या फिर जो गॉड ने जैसे तैसे करके क्या है कुछ ही दिनों के अंदर जिस फॉर्म में हम आज अर्थ को देखते हैं वही फॉर्म को उन्होंने डेवलप कर दिया। दूसरा आता है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब है कि जो नॉन लिविंग मैटर्स होता है, जैसे मीट रख दोगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे आपके फ्लाइज वगैरह आ जाएंगी, अगर आप कीचड़ रख दोगे तो उसके अंदर जो है फ्रॉग्स वगैरह आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं कंपोनेंट्स से बाद में जाके लिविंग कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अंदर आता है कि बायोटिक ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्री बायोटिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उन्हीं से ही फिर बाद में डेवलप होके और इन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है ये काफ़ी पॉपुलर है, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया का मतलब है कि अर्थ के ऊपर लाइफ जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन कुछ मिटियोर्स वगैरह ऐसे आए जो कि अदर प्लेनेट से लाइफ के जो आपके सीड्स हैं वो अदर प्लेनेट से लाके अर्थ के ऊपर वो गिरे, और उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। काफ़ी सारे जो आप आजकल थ्योरिस्ट हैं वो इसी के अंदर जो है बिलीव करते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनस्पर्मिया जो है काफ़ी हद तक सही है। और उसके अलावा आता है लास्ट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है केमोजेनेटिक थ्योरी, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। यानी कि जो केमिकल्स हैं, यानी कि आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थे, इन्हीं से मिलके और लाइफ के कंपोनेंट्स यानी कि डीएनए के कंपोनेंट्स हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनते चले गए, और बनते चले जाने की वजह से और लाइफ का ओरिजिन हो गया। तो इस तरीके से ये जो थ्योरीज हैं आपकी टाइप ऑफ स्पेशल क्रिएशन और इन सब के अंदर ये बताया गया है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके इन पांचों थ्योरियों को। सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि गॉड ने, ब्रह्मा ने, जीसस ने, इन्हीं सब ने क्या है एक साथ कुछ ही दिनों के अंदर जो जिस लाइफ फॉर्म को हम आज देखते हैं अर्थ के ऊपर, उस फॉर्म के अंदर इनको इवोल्व कर दिया। यानी कि एक साथ ही जो है सारा का सारा इवोल्यूशन जो है वो क्विक इवोल्यूशन हुआ है, सडन इवोल्यूशन हुआ है। ये माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी होती है। अर्थ वर क्रिएटेड बाय गॉड, और इसके अलावा लॉर्ड ब्रह्मा ने क्रिएट कर दिया। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर गॉड क्रिएट द अर्थ एंड एडम्स एंड ईव दे आर द फर्स्ट ह्यूमन इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है ये गॉड क्रिएशन थ्योरी है, और अल्टीमेटली ये क्या है बाद के अंदर जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उन्होंने बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया और दूसरी थ्योरीज के ऊपर सर्च करने लग गए। फिर आती है आपकी जो सेकंड थ्योरी, वो आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस के अंदर आप देख रहे हैं कि एबायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर आता है कि अगर मान लो आप अनाज से भरा हुआ, यानी कि गेहूं से भरा हुआ कुछ जार रख देते हैं, तो अल्टीमेटली उसके आसपास जो है चूहे क्रिएट हो जाते हैं, है ना। डर्टी शर्ट जो है उसको आप गेहूं के अंदर भिगो के, अगर पसीने से भरी हुई शर्ट को अगर आप गेहूं के अंदर निचोड़ देते हैं तो 21 दिन के बाद में उसमें चूहे जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह की थ्योरी दी गई जिससे बताया गया कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन्हीं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से और बाद में ये डेवलप होने लग गए। तो अब आप इसके अंदर देखिए कि एरिस्टोटल, एपिकस एंड मॉल हेम्बोल्ड, इन्होंने इस थ्योरी को जो है इस पर ट्रस्ट किया। इंसेक्ट्स जो है वो ड्यू से अराइज हो गए, फिश एंड फ्रॉग फ्रॉम मड से अराइज हो गए, फ्लाई मैगोट्स जो होते हैं वो मीट से अराइज हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद में इसको जो है आपने अपोज करने वाले जो थे इसके वो थे फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्प्लेंजानी एंड द लुइस पास्चर, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनको आपको भी बताते हैं। ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लो कि और ये अगर जार जो रहता है ना, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जार्स जो हैं वो हमने यहाँ पे देखे थे, और उन जार्स को, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जार्स रहते हैं। जैसे कि आपने क्या कर दिया कि बायोजेनेसिस थ्योरी में ये बताया गया था कि नॉन लिविंग चीजों से नहीं बना, जैसे कि लास्ट उसके अंदर बताया गया था, ये है लाइफ की जो अदर फॉर्म्स होती है उन्हीं से ही डेवलप हुए हैं। अब कैसे हुए हैं वो देखिए कि चिकन लेइंग एग्स जो है विच हैच एंड बिकम द बेबी चिकन, यानी कि जो प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स थी उन्हीं से आगे चल के क्या बना है, आपकी नई लाइफ फॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है। उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है हम ब्रोथ को हीट करके रख देते हैं, फ्लास्क को ओपन छोड़ देते हैं। तो ओपन छोड़ देते हो तो उसके अंदर आपको बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन है वो मिल जाता है, लेकिन बाद में वापस से हीट करके फ्लास्क को सील कर दिया जाता है तो उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही इस फ्लास्क को ओपन रख दिया जाता है इसके अंदर ग्रोथ मिलने लग जाती है। तो यहाँ पे एक जो एक्सपेरिमेंट आता है वो इस तरह का आता है कि
आप अगर मान लीजिए कि ये जार है और इस जार के अंदर, और आपने क्या किया है, इस तरह का, अगर मान लो इसकी जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था आपका, इस तरह की नेक का जार अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर कंटामिनेशन नहीं आता, और यानी कि जो लाइफ की फॉर्म्स आप कह रहे हैं कि ओरिजिनेट होती हैं वो यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अगर इसी फ्लास्क को आप इस तरीके से और ओपन छोड़ देते हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर डायरेक्ट कंटामिनेशन आ जाता है। इसके अंदर ये स्वान नेक होने की वजह से ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहीं फंस के रह जाते हैं, आगे तक नहीं पहुँच पाते। तो अल्टीमेटली क्या है कि उनको ये भी नहीं पता था कि लाइफ के जो फॉर्म्स रहती हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो है इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ के इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए क्या है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बाद में दी गई, यानी कि जो प्रीवियस जो लाइफ की फॉर्म्स हैं उन्हीं से ही क्या है, यानी कि लिविंग चीज़ों से ही लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, और इस तरीके से इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट आता है कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि कुछ मिटियोर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर लाइफ के एग्जिस्टेंस होगी, जैसे बैक्टीरिया हो या फिर डीएनए हो, वो आके अर्थ के ऊपर आके गिरे, और अर्थ के ऊपर गिरने से ही जो लाइफ के स्पोर्स थे वो अर्थ के ऊपर पहुंच गए। तो अल्टीमेटली ये थ्योरी जो है ये काफ़ी हद तक सही है, और काफ़ी लोग आज इसको बिलीव भी करते हैं कि कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी है कि लाइफ जो है वो दूसरे किसी प्लेनेट से आके और अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट हुई है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में कि कीमोजेनेटिक थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन। तो ये ओपेरिन हेल्डेन जो थे, इन्होंने क्या है कि केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, और यही जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है इवोल्यूशन के केस में प्रेजेंट टाइम के अंदर मानी जाती है। इसके अंदर आप देखिए कि क्या उन्होंने कहा था, इसमें जो ओपेरिन थे, AI ओपेरिन और हेल्डेन, तो हेल्डेन इंग्लैंड के थे, तो ये ओपेरिन है, वो हेल्डेन है, और उन्होंने फिर बाद में जाके धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, को आपको ध्यान में रखना है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या है लाइफ की ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि मान लीजिए RNA है, प्रोटीन है, एक्सेट्रा है, ये सारे के सारे जो हैं प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। और इनके अंदर इन्होंने क्या बताया कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनसे बनते चले गए। उसके बाद में क्या था, द कंडीशंस जो थी अर्थ के ऊपर वो थी, हाई टेम्परेचर था, उस टाइम वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, एरप्शंस थे, रिड्यूसिंग था, थंडर स्टॉर्म्स थे। तो इनसे क्या है कि जो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इन सभी से क्या है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो थंडर है उसके साथ में अटैच करेंगे और हाई टेम्परेचर पे देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो इसको बाद में प्रूव करने के लिए, और जो मिलर एंड यूरे है, उन्होंने इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि काफ़ी फेमस भी था। तो हेल्डेन जो थे बाद में इंडिया के अंदर भी आ गए थे, है ना। ये देखिए इंडियन कल्चर के अंदर हेल्डेन की फोटो है। ये बाद में उड़ीसा के पास में जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर रहने लग गए थे। ये इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका, तो ओपेरॉन हेल्डेन ने क्या बताया आपका, ये बताया कि हेल्डेन जो इसमें सिंपल मॉलिक्यूल थे हेल्डेन के सूप में, और साथ में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बन गए, कॉम्प्लेक्स से फिर एग्रीगेट होकर कोजर्वेट्स या माइक्रोस्फीयर बन गए, इनसे फिर प्रोटोसेल्स बनी, और प्रोटोसेल से बाद में न्यूक्लिक एसिड अगर उनके अंदर चला जाता है तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम बन गया, और अल्टीमेटली सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने बताई थी कि कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से और सेल का फॉर्मेशन स्टेप बाय प्रोसेस के अंदर होता है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, बिल्कुल ध्यान से इसको रखना है। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो इसके बाद आता है आपका मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट। तो मिलर एंड यूरे ने क्या किया, मिलर एंड यूरे ने, और ये जो फ्लास्क लिया था, इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने सबसे पहले वाटर वेपर्स ले ली, यहाँ पे उन्होंने वाटर वेपर्स ले ली, ये वाटर वेपर्स, साथ के अंदर इसके अंदर वाटर वेपर्स के साथ में, वाटर वेपर्स तो पानी को गर्म करने से यहाँ से उठ के इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ से पानी को आप हीट करोगे तो वाटर वेपर्स ऐसे ऐसे होते हुए इसके अंदर आ जाएगी। साथ के अंदर क्या है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था जो इनिशियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे, और साथ के अंदर थंडर यानी कि जो बिजली कड़कती है वो प्रेजेंट थी उस टाइम में, वोल्केनिक एरप्शंस जो थे वो प्रेजेंट थे, तो यानी कि हाई टेम्परेचर प्रेजेंट था। तो इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए और इनके बीच में उन्होंने मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और इधर से वाटर वेपर्स यानी कि एक तरह से H2O, तो इनको आपने क्या है आपस में हाई टेम्परेचर के ऊपर इन्होंने आपस में इसको स्पार्क कराया। स्पार्क कराने से हाई एक रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद में इनको इस जगह पे जो कूल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर इनको किसका फॉर्मेशन मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, और आपके जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनका फॉर्मेशन इनको मिला था। और वो कहाँ मिला था, इस जगह पे, इस जार के अंदर ऐसे। अब
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि भाई जो आपके पास में जो कंपोनेंट्स पहले से प्रेजेंट हैं, जो केमिकल्स पहले से प्रेजेंट है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन आपका H2 है, CH4 है, NH3 है, H2 है, इन सभी को आप एक जगह मिक्सर में रखिए और उसके बाद में उसमें से करंट पास कराने से और अल्टीमेटली जो है कंडेंस होके सारा का सारा जो है आपके सैंपल जो वाटर है उसमें आ जाता है और अल्टीमेटली ये क्या बना देता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देता है। तो इस तरीके से आपको इतना ध्यान में रखना है कि किस तरीके से नाइट्रोजन और ये बन के अमोनिया बना देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके CH4 बना देते हैं, H2O2 मिलके H2O बना देते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके क्या है कि सारे के सारे जो बेस रहते हैं लाइफ के उनका फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके बाद तो ये था आपका मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि मिलर एंड यूरे ने उस जार के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लिए थे और उनको क्या क्या मिला था। तो H2 लिया था, CH4, NH3, H2, ये कंपोनेंट्स उन्होंने लिए थे और उसके बाद में इसी से ही आगे लाइफ का ओरिजिनेट उन्होंने दिखाया। अब अर्थ के ऊपर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। और इसमें आप देखेंगे तो जो 3 बिलियन ईयर्स बैक है ना, लाइफ कोड है 3 बिलियन ईयर्स बैक। तो इसमें क्या आता है? RNA, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ था और ये मॉलिक्यूल्स जो थे उसके बाद में एक सेल की फॉर्म में आ गए थे। दीज आर प्रोबेबली सिंगल सेल्स। इनिशियल मॉलिक्यूल्स जो बने थे आपके वो क्या बने थे? सिंगल सेल बने थे। आप देखिए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, फिर पॉलीमर्स बन गए, फिर RNA बन गया, अल्टीमेटली लाइफ का ओरिजिनेट हो गया। यानी कि जो ओपरिन ने और हेल्डेन ने थ्योरी बताई थी उसी थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड रहता है। इसीलिए जो केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी है वो आपकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे सेल तो बन चुकी है, लेकिन सेल से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कैसे आई, इतनी ज्यादा स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सब जो है वो एक एक करके इवोल्यूशन की थ्योरीज दी गई थी। उनमें से सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है आपके लेमार्क की थ्योरी। तो लेमार्क की थ्योरी के अंदर आप देखिए तो उसके अंदर ये लेमार्क हैं और इन्होंने एक थ्योरी दी थी आपकी इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बाद में एक्वायर्ड करते हैं लाइफ के अंदर वही आपके बच्चों में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर ऐसा है जो आपके पेरेंट्स जो थे वो ज़्यादा धूप में रहने लग गए, वो टेंड हो गए, बिल्कुल उनका कलर डार्क कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अल्टीमेटली उनके बच्चे भी जो है डार्क कॉम्प्लेक्स में आ गए। तो इसीलिए क्या है कलर वेरिएशंस और अलग अलग तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से कुछ उन्होंने थ्योरी वगैरह दी थी। तो इसमें आप एक एक करके देखिए कि इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और ये JBD लेमार्क ने सबसे पहले 1809 के अंदर प्रपोज की थी और इनकी बुक का नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिक। फिलोसोफिक जूलॉजिक के अंदर उन्होंने बताया था और इन्होंने के अंदर बताया था कि फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेस के ऊपर कैसे कैसे क्या क्या मिलता है। तो लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी उसके 4 पोस्ट्यूल्स जो थे वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर न्यू नीड्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिराफ का एग्जांपल है। यहाँ पे जब जिराफ जो था वो पहले डॉग के जितनी साइज का था, उसके बाद में नीचे की जो ग्रास थी वो ओवर हो गई, तो इसीलिए वो ऊपर की ग्रास खाने लग गया, फिर ये ओवर हो गई, फिर अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ा और स्ट्रेच करना पड़ा और स्ट्रेच करना पड़ा। तो इसी वजह से क्या है जिराफ की गर्दन जो है वो क्या हो गई, इलोंगेटेड हो गई। तो ये उन्होंने बताया था कि इसको जो नीड थी यानी कि इस नीचे की ग्रास जो है वो ओवर थी, यानी कि इसको ऊपर की तरफ कुछ करके खाना है, तो अल्टीमेटली ये अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता था। अल्टीमेटली इसीलिए क्या है इसकी गर्दन जो है वो ऐसे एलोंगेटेड बन गई, है ना। अब बाद में क्या है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो नीड्स का मैंने बता दिया आपको, नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, न्यू ऑर्गन्स इज रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द न्यू नीड, यानी कि नया ऑर्गन बन जाता है नई नीड के अकॉर्डिंग। इनहेरिटेंस यानी कि आप अगर घास खाने लग जाएंगे तो उसके लिए आपके बॉडी में नया एक ऑर्गन बनने लग जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर आता है कि जो लॉन्ग नेक का कैरेक्टर आप में आ चुका है, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपने डेवलप किया है, वो आपकी ऑफ स्प्रिंग में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आता है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन में आता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडिफिकेशंस डेवलप बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर ऑन लाइफ टाइम। तो इसीलिए क्या है नए नए कैरेक्टर आप अगर डेवलप कर लेते हो तो इसका मतलब है आप जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी उससे डिफर दिखाई देने लग जाते हो और अल्टीमेटली ये प्रोसेस ही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये उन्होंने बताया था। एग्जांपल्स में उन्होंने जिराफ का दिया था कि जिराफ जो है इस तरीके से नेक को स्ट्रेच करके और उन्होंने अपनी नेक की लेंथ को इंक्रीज कर लिया। स्नैक्स जो थे पहले जब बिल में जाते थे तो उनके पैर जो थे
वो हिंड्रेंस क्रिएट करते थे, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, क्योंकि वो उनको पैरों को फोल्ड करके फिर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपने पैर यूज करने बंद कर दिए और अल्टीमेटली उनके पैर जो हैं वो गायब हो गए। एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं उनके जो फीदर्स रहते हैं आपके, वो इतने मतलब उड़ने में काम में नहीं आते, तो इसलिए क्या है कि वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने उनका यूज करना बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली जो उनका मेन फंक्शन था वो होने लग गया। फ्लाइटलेस बर्ड के साथ भी ऐसा ही है और हॉर्स के साथ भी ऐसा ही है कि हॉर्स जो था वो धीरे धीरे डेवलप होके, और आज जो मॉडर्न हॉर्स हमें दिखाई देता है वो उसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो थ्योरी दी थी आपकी, उन्होंने कौन कौन से इसके वो थे, पोस्ट्यूज थे। न्यू नीड्स, यानी कि नीड के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि आप अगर यूज करेंगे तो ऑर्गन आपका जो है साइज में इंक्रीज हो जाएगा, डिसयूज करेंगे तो गायब हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो कैरेक्टर आप में आ गए हैं, इनहेरिट कर लिए आपने, डेवलप किए हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फर्दर क्या होंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे। स्पीशीएशन, यानी कि ऐसे करते करते ही नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बाद में इन सभी जो फैक्ट्स हैं इनको रीचेक किया गया दूसरे साइंटिस्ट के थ्रू, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज किया वो आपके विजमान ने किया। विजमान ने एक 22nd जनरेशन तक क्या है, उन्होंने एक माइस लिया, माइस की टेल को कट कर दिया, है ना, चूहे की जो पूंछ थी उसको उन्होंने काट दिया। उसका मैं देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में बिना पूंछ के चूहे पैदा होते हैं या नहीं होते। विदाउट टेल माउस जो है वो डेवलप होने चाहिए, रिप्रोड्यूस होने चाहिए, फॉर्म होने चाहिए। तो उन्होंने हर जनरेशन के अंदर वो जैसे ही चूहा पैदा होता उसकी पूंछ को कट कर देते। उसका हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसा ही किया, उससे नेक्स्ट में भी ऐसे ही किया, ऐसे कंटिन्यू उन्होंने 22nd जनरेशन तक किया था। तो इससे उन्होंने देखा कि हर जनरेशन में करने के बावजूद भी, और ये कैरेक्टर जो है ये आपके माइस के जो ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में उसमें ट्रांसफर नहीं होता। और उसके बाद में यानी कि कभी भी जो है टेललेस माइस जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हुए। उसके बाद में पेवलोव और रशियन फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि माइस को एक घंटी बजा के और उन्होंने क्या किया, फूड देने का काम स्टार्ट किया। वो पहले क्या करते थे कि मान लो कि फूड रख दिया और आपको बेल बजा देंगे और फूड को रख देंगे, फिर माइस आके खा लेंगे। तो जो माइस लाइव रहते हैं, यानी कि जो बड़े होते चले जाते हैं, उनको तो पता लग जाता है कि बेल बज गई, इसका मतलब है कि खाने का टाइम हो गया। लेकिन जो बच्चे पैदा हुए थे उनके अंदर इसका कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, यानी कि उनको आपको एकदम शुरू से ट्रेंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से बेल बजने पर आपको खाना है। नेक्स्ट जो आता है मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, यानी कि उन्होंने भी बाद में फिर ऑब्जेक्ट किया कि मान लो कि आपने किसी फ्लावर को या किसी लीफ को आपने कट कर दिया तो विदाउट लीफ और विदाउट फ्लावर डेवलप नहीं होंगे। दूसरा होता है आईज विच आर बीइंग यूज कंटिन्यूसली, यानी कि उन्होंने जब ऑर्गन को यूज और डिसयूज का कॉन्सेप्ट बताया था तो उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, यानी कि अपनी आईज को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनकी आईज जो है इतनी बड़ी बड़ी हो जानी चाहिए थी एलियन के जैसी, लेकिन नहीं होती क्योंकि वो तो इस तरीके से भी क्या है ये होता है। और अगर लेमार्क बिल्कुल सही होता तो उस केस के अंदर जो है रेसलर्स के बेटे, यानी कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो वीक मसल्स वाले पैदा नहीं होते, यानी कि बॉडी बिल्डर के बेटे बॉडी बिल्डर होते और जो वीक पर्सन है उसके बच्चे वीक पर्सन होते, ऐसा होता। तो इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर कुछ कैरेक्टर्स जो है वो फादर मदर से मैच कैसे करते हैं, तो उसके लिए फिर जो है आगे उन्होंने थ्योरी दी थी दूसरी, ये वाली, जिसको हम नियो लेमार्किज्म के नाम से बोलते हैं। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है चैलेंजेस के लिए वो कौन सा होता है, आपका इन्वायरमेंट होता है। यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब ढलते चले जाते हैं, और वो जो है वो चेंज के लिए आपका ड्राइविंग फोर्स है। चेंज इन द इन्वायरमेंट ये क्या होता है, आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी चेंज कर देता है, हेरिडिटरी चेंज भी अपीयर कर देता है। वेरिएशंस जो होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएशंस अपीयर इन द ऑर्गेनिजम्स, एटलीस्ट सम वेरिएशंस आर द ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसी के बेस पे बाद में जो है सोमेटिक सेल और गेमेटिक सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया, यानी कि आपका जर्म प्लाज्म और जो नॉर्मल आपका सोमेटिक सेल का प्लाज्म रहता है। जर्म सेल्स वो सेल्स होती हैं जैसे कि स्पर्म और ओवम के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो वो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा सकता है। लेकिन अगर आपके सोमेटिक सेल्स यानी कि अदर देन द जर्म सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं बॉडी की सभी सोमेटिक सेल्स हैं, अगर इनमें चेंज आता है तो उस केस के अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएगा। जैसे आपका मैंने हाथ काट दिया तो जो बच्चा होगा नेक्स्ट जनरेशन में वो बिना हाथ का नहीं होगा, उसके जो है लिम्स अच्छे से डेवलप होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर
अगर कोई करेक्टर जो है अगर वो जर्म लेवल पे चेंज हो चुका है तो उस केस के अंदर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर सोमेटिक सेल में चेंज हुआ है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कौन सा, कि जो नियो डार्विज्म दिया था उन्होंने, ताकि कुछ हद तक डार्विन जो थे वो सही थे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि सोमेटिक सेल और गेमेटिक सेल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फिर आते हैं सेकंड साइंटिस्ट, वो आते हैं डार्विन। डार्विन ने एक अपना जो HMS बीगल था, उनका स्टीमर था, उसके ऊपर अपने स्टूडेंट्स के साथ में और मेगाडास्कर और साउथ अफ्रीकन जो कोस्टल एरियाज है उनके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी थी और उनके बेस पे उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज जो है वो 1850s के आसपास जो है वो दी थी। कौन कौन सी थ्योरीज दी थी वो अपन जो है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया था एनॉर्मस पावर ऑफ द फर्टिलिटी। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा किसी फैक्टर के ऊपर फोकस किया है तो वो किया है एनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी। एनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी का मतलब है कि अगर जिस भी ऑर्गेनिज्म में फर्टाइल यानी कि फर्टिलिटी यानी कि मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी, वो और जो स्पीसीज है वो स्पीसीज आपकी आगे जाके डेवलप करेगी अच्छे से, उसके सर्वाइवल के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर उन्होंने बताया था स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और अगर आपकी ऑफ स्प्रिंग है वो अनलिमिटेड है तो उस केस में उस पॉपुलेशन में उन फूड रिसोर्सेज के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है और उसके अंदर जो आएगा आपका स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस उसको बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया था कि वेरिएशन जो है फिर बाद में अगर हेरिडिटी हो जाते हैं तो बाद में यानी कि एक वेरिएशन आया नई स्पीसीज बन गई, अगर हेरिडिटी हो गया तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कॉन्सेप्ट दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले यूज की थी टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दी थी और इन्होंने बताया था कि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो ज़्यादा फर्टाइल करे, जो फर्टिलिटी शो करेगा, साथ के अंदर जो आपका बेस्ट होगा, जो फिटेस्ट होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा उनमें से उसी को करेंगे और उसके बाद में इन्हीं के बेस पे उन्होंने आपके वेरिएशंस हैं, हेरिडिटी है और स्पीसीज फॉर्मेशन जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो डार्विन जो है उन्होंने आपको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी और हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कौन सा स्टेटमेंट दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। नेक्स्ट आता है आपका एविडेंसेस फ्रॉम द इवोल्यूशन। तो ये जो थ्योरीज थी ये थी आपकी इवोल्यूशन के रिलेटेड थ्योरी। उसके अलावा एक थ्योरी आती है आपकी ह्यूगो डी व्रीज की, वो भी आती है किससे रिलेटेड, म्यूटेशन थ्योरी आती है, यानी कि जितनी भी स्पीसीज बनी हैं वो सारी की सारी स्पीसीज बनी हैं वो म्यूटेशन से बनी हैं। यानी कि अगर मंकी है, मंकी में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो एप्स डेवलप हो जाते हैं, उसी से ही ह्यूमन डेवलप हो जाते हैं, उसी से ही आपके चिंपैंजी और ओरंगुटान डेवलप हो जाते हैं। तो आप देखिए कि कौन कौन से एविडेंस हमारे पास में है इवोल्यूशन से रिलेटेड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चर में तो सिमिलर हों लेकिन ओरिजिन के अंदर क्या हो, डिफरेंट हो। ओरिजिन इनका डिफरेंट होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है इन फंक्शंस, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में हो सकता है कि सिमिलर हो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिसिमिलर इन फंक्शन, यानी कि आपका जो ओरिजिन है वो सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में, ओरिजिन जो रहेगा इनका सेम रहेगा, ओरिजिन इनका सेम है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन आर्म और 4 लेग ऑफ काउ, काउ का जो 4 लेग होता है वो और ह्यूमन की आर्म जो होती है वो एक जैसी स्ट्रक्चर शो करती है और यानी कि ये जो है ओरिजिन में सेम है ना, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट फंक्शन में क्या है, ये डिफरेंट है। एनालोगस ऑर्गन सेकंड नंबर पे आते हैं। ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, सेम फंक्शन बट इनकी जो स्ट्रक्चर होगी बेसिक ऐसे डिफर, उसमें उसके अंदर ये डिफर करते हैं। वहाँ पे स्ट्रक्चर सेम थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफर है, जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो, है ना। उसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं। कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी काम में नहीं आते, जैसे आइज के अंदर निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन रहती है। उसके अलावा आप देखेंगे अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है ह्यूमन के अंदर, तो ये प्रेजेंट तो रहते हैं बट नॉट वर्किंग। वेस्टिजियल का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट बट नॉट वर्किंग, बट नॉट वर्किंग। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट है बट नॉट वर्किंग। जैसे कि हमारे रूम में कोई स्विच लगा हुआ है बिजली का लेकिन वो क्या है, काम नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट फंक्शनिंग। तो वेस्टिजियल ऑर्गन उसी को बोलते हैं हम ऐसे। एटावेस्टिक स्ट्रक्चर्स मिलती है, शॉर्ट टेल बेबीज के अंदर मिल जाती है कई बार ऐसे। कुछ यहाँ पे जो नेक होते हैं उस नेक एरिया के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं समटाइम ह्यूमन बेबीज के अंदर ऐसे, तो वो एटावेस्टिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाती है। कनेक्टिंग लिंक्स जो होते हैं जिसके अंदर जैसे मान लो कि कुछ कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे और ऑर्कियोप्टेरिस है, वो रेप्टाइल्स और आपके बर्ड्स के बीच के अंदर एक कनेक्टिंग लिंक है,
तो ऑर्कियोप्टेरिस जो होता है वो उसके अंदर रेप्टाइल्स के करेक्टर भी हैं और बर्ड के करेक्टर भी हैं। तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्होंने ये बताया था कि जो ओरिजिन इवोल्यूशन हुआ है वो एक सीक्वेंस वाइज प्रोसेस में हुआ है, वो सिंगल डे इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जैसा कि बाद में कुछ थ्योरीज के अंदर बताया गया था वो, और मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स इसके अंदर लगे हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविस्टिक स्ट्रक्चर्स एंड कनेक्टिंग लिंक्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्लेटिपस जो होता है वो क्या है, मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर बहुत सारी ब्रांचेज आपस में आके एक ही जगह पे मिल रही हैं, यानी कि बहुत सारी नदियां भारत के अलग अलग हिस्सों से आके और एक जगह पे आके मिल रही हैं, तो वो दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और अगर एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फिर बाद में आप दूर दूर हो जाते हो, यानी कि एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप एक दूसरे से दूर चले जाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के देखो, इसका एंसेस्टर अलग था, है ना, यानी कि इसका जो एंसेस्टर था, यानी कि ए अलग था और ये बी जो है वो अलग था, लेकिन इनसे दोनों से बनने वाला सी जो है वो कॉमन है, यानी कि इसका एंसेस्टर जो था वो अलग था, इसका एंसेस्टर भी अलग था, और इन दोनों से जो है कॉमन स्पीसीज बन गई, यानी कि कन्वर्ज टू प्रोड्यूस द एनालोगस स्ट्रक्चर्स, स्पीसीज अपीयरेंस बिकम द सिमिलर ओवर टाइम्स, स्पीसीज आर अनरिलेटेड, जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, जैसे कि विंग्स इन इंसेक्ट्स और बर्ड्स एंड बैट्स। आप इंसेक्ट के, बर्ड के और बैट के जो आपके वो रहते हैं, विंग्स रहते हैं, वो आप देखिए इनके अंदर ये गामत, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रहते हैं। और ये किससे, इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे आपके, जो एनालोगस ऑर्गन्स रहते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन का मतलब है कि फंक्शन तो सेम है तीनों का, लेकिन ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। तो फंक्शन यहाँ पे आके सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर अलग अलग तरीके से आप आ रहे हैं, तो ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर एंसेस्टर कॉमन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंसेस्टर जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, तो एंसेस्टर जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर एंसेस्टर जो है वो कॉमन है और बाद में इसी से ही अलग अलग तरह से यूज होता है। इसका एग्जांपल जो है वो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर्स जो होती है आपकी, जो ये 5 अंगुलियां रहती हैं हाथों के अंदर, वो और क्लोजली रिलेटेड रहते हैं आपस में एक दूसरे से, और अपीयरेंस बिकम द सेम। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है अडप्टिव रेडिएशंस। अडप्टिव रेडिएशंस के अंदर ये बताया गया था कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिलती हैं, स्पीसीज मिलती हैं, उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से अडप्ट कर लिया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए कि कईयों की बीक जो है वो इस तरह की मिलेगी, कईयों की शार्प मिलेगी, कईयों की फ्लैटेंड मिलेगी, कईयों की किस तरह से। तो इनकी डाइटरी हैबिट्स जो थी, कोई सीड ईटिंग हैबिट्स थे, कोई इंसेक्ट्स को खाते थे, किसी को कुछ और खाना था, तो अल्टीमेटली क्या है, कोई फ्रूट्स खाते थे। तो अल्टीमेटली इन बर्ड्स ने क्या किया, अपने फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग और अपने जो आपके रेडिएशंस थे, है ना, अलग अलग तरह के रेडिएशंस का मतलब है कि एक ही पॉइंट से बार बार रेडियस के ऊपर डेवलप हो जाना, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया कि ये अडप्टिव रेडिएशन जो था, ये डार्विन की फ्रिंचेस, इनके अंदर एक एग्जाम्पल रहता है। अडप्टिव रेडिएशंस के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कॉमन स्पीसीज थी, उसके बाद में इससे अलग शार्प बीक वाली चिड़ियाएं बन गई, यहाँ पे फ्लैटन बीक वाली बन गई, यहाँ पे लेस शार्प, और यहाँ पे और दूसरी तरह की। तो एक ही पॉइंट से उन्होंने क्या है, अलग अलग तरह के अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सेट कर लेते हैं अपने आप को। रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज, कॉमन एंसेस्टर कॉमन रहता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट इकोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनके अंदर बाद में धीरे धीरे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई कि ये डिफरेंट स्पीसीज बन गई। ऑसबॉर्न ने 1902 में सबसे पहले अडप्टिव रेडिएशन वर्ड का यूज किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डार्विन फ्रिंचेस जो है दैट आर एग्जाम्पल ऑफ अडप्टिव रेडिएशंस। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो इसमें आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मैकेनिज्म। तो इसमें आते हैं 2, डार्विन के जितने भी इवोल्यूशन स्पीशिएशन के प्रोसेस थे वो उनमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा आता है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है कि लिविंग स्पीसीज कम्स फ्रॉम ए स्पीसीज दैट लिव इन द अर्लियर टाइम्स, यानी कि जो अर्लियर टाइम में जो एंसेस्टर है उसी से नई स्पीसीज जो है वो बाद में जाके डेवलप होती है। मान लीजिए कि कॉमन स्पीसीज यहाँ पे कोई थी, तो इससे मान लो कि ह्यूमन बन गया, इसी से बाद में एप्स वगैरह बन गए, इसी से बाद में मंकी बन गए। तो ये जो है ये एग्जांपल किसका है, आपका ब्रांचिंग डिसेंट का, यानी कि एक एक करके धीरे धीरे इवोल्यूशन के टाइम में क्या है
कोई कोई स्पीसीज जो है आपस में बनती चली जाती हैं ऐसे ब्रांच की तौर पे। यहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ, साइडों में बहुत सारी स्पीसीज बनती चली गई। तो ये क्या है, कॉमन इनहेरिटेंस को शो करेंगे, यानी कि इनका रूट जो है वो सेम है, इनकी जो बेस जो है इनका क्या है, सेम है। दूसरा आता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर उसको सिलेक्ट करेगी जो कि उस इन्वायरमेंट में मोस्ट सुटेबल रहता हो, सर्वाइव करने के लिए फिटेस्ट पर्सन हो। तो ये जेनेटिक ट्रेड जो है बाद में डोमिनेंट कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से क्या है, नई जो हाइपोथेसिस है ना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, वो कंप्लीट हो जाती है। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर आता है थॉमस माल्थस का एक स्टेटमेंट। उन्होंने बताया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, विच आर फैक्चुअल। किसके बेस पे रहते हैं, आगे देखिए। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके लिमिटेड हैं, मैंने बताया था आपको, और पॉपुलेशन जो है आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट द सीजनल फ्लक्चुएशंस। और इनके अंदर उन्होंने देखा है कि लुक सुपरफिशियली मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेंस। डी ब्रिज ने क्या बताया बाद में कि साल्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। डी ब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बिलीव करते थे और डी ब्रिज ने ये बताया कि जो कुछ स्पीसीज वगैरह बनी है वो म्यूटेशन की वजह से बनी है, वो उसके अंदर आपका ये एक, और वो सडनली हुआ है सब कुछ। तो इस तरीके से जो है उन्होंने बताया था। नेक्स्ट आता है आपका हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो होता है p² + 2pq + q² = 1। यानी कि कोई डोमिनेंट एलील है, मान लीजिए कि p जो है वो डोमिनेंट एलील है ना, कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट, ये जो है प्रेगनेंसी ऑफ वो होमोजाइगस रेसेसिव है ना। जैसे मान लीजिए कि डार्विन के अंदर हमने कैपिटल T और स्मॉल t पढ़ा था, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, p है, और स्मॉल वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, और ये जो है वो कॉमन फ्रीक्वेंसी है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी है इस तरीके की। इन तीनों का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये उन्होंने एक रूल दिया था, इसके अंदर बताया था कि फ्रीक्वेंसीज जो रहती हैं किसी भी जीन की वो क्या रहती हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो स्टेबल हैं, कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। अगर p² की वैल्यू बढ़ती है तो इधर से q² की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली ये किसके इक्वल रहेंगे, 1 के इक्वल रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया था किसने, हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ आपसे पूछ लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम जो इसका जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। हार्डी-विनबर्ग लॉ के अंदर कुछ ग्राफ्स वगैरह भी बताए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि ये देखिए कि पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी आपकी, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी हमारी वो ये थी, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो ये थी, ये वाली जो थी वो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक साइड, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले ट्रेट को उन्होंने क्या किया, एक तरह से सपोर्ट किया। सपोर्ट करने की वजह से ये पूरा ग्राफ जो है वो एक साइड में शिफ्ट हो गया, यानी कि इस तरह की, मान लीजिए कि टॉल और शॉर्ट के अंदर नेचर जो है टॉल को सिलेक्ट कर रही है, तो ये ग्राफ जो है टॉल की तरफ शिफ्ट हो गया, और बाकी जो पहले जो ग्राफ था स्टेबल था वो इससे इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो आता है आपके पास में वो आता है डायरेक्शन का मतलब है कि ना इधर को सिलेक्ट किया ना इधर को सिलेक्ट किया, नेचर ने जो मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि जो कैपिटल T स्मॉल t थे, उनको सिलेक्ट कर लिया, ये लीजिए। तो इसलिए क्या होगा, इस तरफ से जो है खाली हो जाएगा अल्टीमेटली। और डिसरप्टिव में आता है कि इन्होंने कैपिटल T को सिलेक्ट किया और स्मॉल t को सिलेक्ट किया, बट कैपिटल T स्मॉल t को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि हेटेरोजाइगस जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको उन्होंने मिक्स को सिलेक्शन नहीं किया, सिलेक्शन अगेंस्ट द मीन वैल्यूज को सिलेक्ट ना करके उन्होंने साइड वैल्यूज को सिलेक्ट किया है। तो इस तरह के ग्राफ्स आते हैं, ये है स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। तो ये रहता है आपका ये। तो इवोल्यूशन इन ह्यूमन आता है, उसके बाद में लास्ट टॉपिक। इसके अंदर आप देखिए, आपको ध्यान में ही रखना है कि कौन कौन से ह्यूमन जो हैं सबसे पहले आए थे, इनकी सीरीज क्या थी, है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ के इन सबके क्वेश्चंस आपको जो है सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर करवा दिए जाएंगे। एक डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे जिनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि प्राइमेट्स सबसे पहले जो थे ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ये जो थे ये सबसे पहले क्या थे, 15 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास बने थे, और ये किससे मैच करते थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज से मैच करते थे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स एग्जिस्टेड 5 मिलियन ईयर्स अगो, उनके पास में ब्रेन थे ऐप के ब्रेन जैसा, और अपराइट वॉक कर सकते थे, है ना, यानी कि 2 पैरों पे चल सकते थे। होमो हैबिलस जो होता है
इवॉल्व फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से होमो हैबिलिस डेवलप हुआ था और इसके पास में ह्यूज ब्रेन और बाइपेडल लोकोमोशन यानी कि दो पैरों पे चलने की जो एबिलिटी थी वो उसके अंदर थी। होमो इरेक्टस जो था बाद में, और इट हैज़ इंक्रीज द ब्रेन कैपेसिटी 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। आप देखिए कितना कितना गैप लग रहा है, 5 मिलियन फिर 1.5, तो यानी कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों सालों की बातें हैं। होमो इरेक्टस जो है बाद में बना होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस was replaced by homo sapiens, was members for large brain and hunters। होमो सेपियंस से फिर होमो सेपियंस बन गए और ये 35,000 ईयर्स अगो पहले डेवलप हुए थे, यानी कि जो आज ह्यूमन देखते हैं ऐसे ह्यूमन 35,000 ईयर्स अगो पहले डेवलप हुए थे। निएंडरथल मैन के पास में ब्रेन था और ये भी क्या है, निएंडरथल मैन जो था उसके अंदर सबसे पहले जो है स्पीच सेंटर डेवलप उसके अंदर हुआ था। तो ये आपका एक कॉमन वो है जो आपको ध्यान में रखना है। इस चार्ट को आपको रिमेंबर रखना है, इनकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि इससे ये फिर इससे 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 इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए पूरा। तो ये था हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का लेक्चर। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे आपके वो नेक्स्ट यूनिट से होंगे अब, जो कि दूसरी यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया और जो जेनेटिक बेसिस यानी कि जो मेंडल वाला चैप्टर था वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया, हेरिडिटी वाला, और फिर इवोल्यूशन जो है वो भी हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया है। तो ये जो हमारा था लेक्चर 7 था और उसके बाद में अपकमिंग लेक्चर्स जो होंगे वो उससे नेक्स्ट यूनिट में होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।